हेलो गाइस। आप सब लोग कैसे हैं? आज आप सभी के लिए मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ। जो वीडियो है, जो आजकल ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं उनके लिए, उनसे कैसे बचा जाए, और अगर आप फंस गए तो क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं उसके लिए, इवन हाउ कि आप इसका रिजल्ट पाते हैं या नहीं पाते हैं, बट अपने आप को एटलीस्ट वन साइड सेफ रखने के लिए, सो दैट कि कोई गवर्नमेंट एजेंसी आप पे कोई केस ना कर सके या आपको परेशान ना करे। तो वो मैं चीज़ बताने वाला हूँ। ये जो पूरा केस है, ये केस खुद मेरे ऊपर एप्लीकेबल है, क्योंकि जो मैं ये घटना बताने जा रहा हूँ ये क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड है। जो एसबीआई का क्रेडिट कार्ड मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा था, और उस क्रेडिट कार्ड के थ्रू मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ, और ये फ्रॉड हुआ था सन 2016 में, 28 नवंबर 2016 में। तो आज इसी की पूरी स्टोरी बताऊंगा, आज तक की, 2016 से लेके और 2020 में। आज 2020 में अगर बात करें तो आज 19 जुलाई 2020 है। तो आज तक की मैं बात करूंगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें उसमें की, क्या क्या चीज़ें झेली, और आज मैं किस सिचुएशन पे उस क्रेडिट कार्ड को लेके स्टैंड करता हूँ। तो दिस इज़ द लर्निंग स्टोरी ऑफ एसबीआई क्रेडिट कार्ड। सो आप जैसा कि स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, एक क्रेडिट कार्ड है, ये प्लेटिनम वीज़ा क्रेडिट कार्ड है जो मुझे इशू हुआ था। ये क्रेडिट कार्ड मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा था, बट मेरे साथ जब इसकी एक ऑनलाइन फ्रॉड घटना घटी, उस वक्त 28 नवंबर 2016 का दिन था। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, दिखाऊंगा कि मेरे जो पास्ट में जो ट्रांजेक्शन रहते हैं मेरे क्रेडिट कार्ड के, तो मैं अपने क्रेडिट कार्ड में किस तरीके से ट्रांजेक्शन्स करता हूँ, सो दैट कि आपका कोई सिविल स्कोर खराब ना हो, आपकी क्रेडिबिलिटी बनी रहे मार्केट के अंदर, आपको कभी कोई लोन लेना हो या कुछ भी चीज़ हो तो वो ठीक रहे रिलेटेड बैंक से या फिर अदर बैंक से या उससे रिलेटेड और कंसर्न से। तो आप देखिए, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, एक मेरा ये मई 2016 का एक स्टेटमेंट है। उसमें आप देखोगे कि जो मेरा बिल आया था, वो बिल मेरा आया था 746 रुपीज़ का, जिसके अगेंस्ट में मैंने जो पे किया वो मैंने 747 रुपीज़ पे किया। अब यूँ सुनने में तो बड़ा अजीब सा लगता है कि अरे यार 746 रुपये का बिल आया कुछ पैसे का, और उस पर आपने 747 रुपये आपने पे कर दिया, तो कौन सा बहुत बड़ा तीर मार दिया। और इसलिए हर आदमी ऐसे करता है। बट समटाइम्स लोग ये भी करते हैं कि इक्वल टू इक्वल पेमेंट करते हैं। लाइक 746 रुपीज 35 पैसे बिल आया तो मैं 746 रुपीज 35 पैसे पे करूंगा, बट मैं ऐसा कभी नहीं करता था। मैं हमेशा कुछ, चाहे 1 रुपये 2 रुपये या 40 रुपये 50 रुपये, हमेशा ज़्यादा ही पे करता था, सो दैट की मार्केट क्रेडिबिलिटी की वजह से, राइट, आपकी स्कोरिंग अच्छी बनी रहे उस बैंक के साथ। अब मैं आपको एक इसके अलावा और एग्जाम्पल दूंगा। अब आप देखिए, ये जो दूसरा एग्जाम्पल है ये अक्टूबर 2015 का है, राइट। अब आप इसमें देखिए, इसमें जो मेरा बिल था, वो मेरा जो बिल आया वो 344 रुपीज़ का आया था। इस 344 रुपीज़ के बिल के अगेंस्ट में मैंने 400 रुपये पे किए, अराउंड 55-56 रुपये मैंने इसमें ज़्यादा पे किए, सो दैट की क्रेडिबिलिटी। और ये ऐसा नहीं कि मैं आपको स्क्रीन में कोई ढूंढ के अपने ट्रांजेक्शन में से लाया हूँ कि दो मैं आपको ऐसे दिखा सकूँ। ये जो ट्रांजेक्शन है ये बेसिकली ये मेरे नॉर्मल ट्रांजेक्शन है। कभी कभी मैं 712 रुपये बिल आया तो मैं सीधा 800 रुपये पे कर दिया करता था। अगर मैं रिलेटेड स्टेटमेंट्स पे जाऊँगा तो इस तरह के केसेस में आपको दिखा दूंगा। बट क्योंकि मुझे आपको जैसे एग्जाम्पल देना था, तो जो उस वक्त ओपन हुआ मेरी मेल में, मैंने वो स्क्रीनशॉट इसमें लेके आपको दिखा रहा हूँ। तो मेरा ये, मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ सो कि मैं किस तरीके से पेमेंट करता था। मैं कभी भी इस तरह नहीं कि जितना पेमेंट हुआ अपने इक्वल टू कर दिया या फिर कभी कम कर दिया, ऐसा कभी नहीं होता। तो अब जो मैं नेक्स्ट आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये यहाँ से स्टोरी शुरू होती है जिस क्रेडिट कार्ड, एसबीआई क्रेडिट कार्ड की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपको मैंने वीजा क्रेडिट कार्ड स्टार्टिंग में दिखाया था, इसका नंबर 0808 था। तो अभी आप देखिए, इस स्क्रीन पे जो क्रेडिट कार्ड आपको नंबर नजर आ रहा है, सबसे पहले लिखा हुआ है क्रेडिट कार्ड नंबर, जिसके लास्ट के 4 डिजिट है 0808, राइट। मैंने इस क्रेडिट कार्ड से 25 सितंबर 2016 में मैंने एक होटल बुक किया। होटल का जो नाम था वो था रिजॉर्ट टेरा पैरिसो, ये गोवा में है। मैं अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे घूमने का प्लान कर रहा था, तो मैंने ये होटल बुक कराया 4 दिन के लिए। इस 4 दिन के होटल का बुकिंग अमाउंट जो था वो अराउंड 38,000 था। अगर एग्जैक्टली आप देखें तो स्क्रीन पर 37,888 रुपीज़ है। तो ये मैंने होटल बुक कराया 4 दिन के लिए। ये होटल की बुकिंग थी, ये मेरे अपने क्रेडिट कार्ड से हुई थी। मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से अपने घर के अंदर अपने ही आईपी एड्रेस से इसको बुक किया था। इसमें कहीं पर भी कोई साइबर कैफे या कहीं कुछ भी यूज़ नहीं किया मैंने। ये प्योरली एंड प्योरली सेफ ट्रांजेक्शन था मेरे क्रेडिट कार्ड से। ये मैंने ट्रांजेक्शन इसको कर दिया।
नाउ अब यहां से स्टोरी शुरू होती है उस क्रेडिट कार्ड की जो क्रेडिट कार्ड मैं यूज करता था, जिसके लिए मैंने कई सालों तक बहुत सी चीजें झेली हैं, राइट। तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट। नाउ द स्टोरी स्टार्ट्स एसबीआई क्रेडिट कार्ड। अब आप यहां से पूरी स्टोरी को बहुत गौर से सुनना है, यहां से स्टोरी पूरी इंटरेस्टिंग होने वाली है। 28 नवंबर 2016 को मैं अपने घर पे आराम से सो रहा था, एज यूजुअल। आई थिंक सैटरडे या संडे का दिन था, सुबह का 4 बज रहा था। 4 बजे के आसपास में सो रहा था। मेरे मोबाइल पे अचानक से एसएमएस आते हैं, टन 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 करके एसएमएस आते हैं, टेक्स्ट मैसेज। मुझे ऐसा लगा कि जनरल समटाइम्स सुबह के टाइम में भी कुछ कस्टमर होते हैं जो मैसेज करते हैं कि एक जनरल मैसेज जो होते हैं हमें सुबह मिलते रहते हैं, या फिर आपने कोई पैसा ट्रांजेक्शन किया तो समटाइम्स वो शाम को ना होके उसके मैसेज सुबह सुबह जाते हैं कि सुबह पैसा ट्रांजेक्शन हो गया है आपके अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, या आपने फंड ट्रांसफर किया लाइक दिस, या फिर कोई बैंक का ट्रांजेक्शन अमाउंट करते हैं जो मंथली करते हैं, क्वार्टरली करते हैं। तो वो 4-5 बार मैसेज आए और मैं एक नॉर्मल मैसेज समझ के मैं सोता रहा, मैं उठा नहीं। फ्रेंकली बताऊँ आपको तो मैं बिल्कुल उठा नहीं। लेकिन ये जो मैसेजेस आ रहे थे, ये मैसेज वो थे जिसके लिए आज की स्टोरी बन रही है। ये मैसेज थे फ्रॉड ट्रांजेक्शन। ये फ्रॉड ट्रांजेक्शन जो हो रहे थे, ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया और न जाने किस किस कंट्री से हो रहे थे। तो आप देखेंगे इस स्क्रीन पे अब कि ये जो डेट है 28 नवंबर 2016 है और सुबह का लगभग 10 बजे का टाइम है। अब मैं आपको वो चीज दिखाता हूँ, ये फ्रॉड ट्रांजेक्शन हुए थे। इस फ्रॉड ट्रांजेक्शन के लिए मैंने 28 नवंबर 2016 को ही सुबह 10 बजे के आसपास मैंने कस्टमर केयर पे कॉल किया और उनको मैंने पूरा मैटर बताया कि आज मेरे साथ क्या हुआ है। मेरे पास इस टेक्स्ट मैसेज आए हैं जिसमें क्या कहते हैं फ्रॉड ट्रांजेक्शन हुआ है। ये ट्रांजेक्शन जो है ये यूएस डॉलर्स में हो रहा है, ऑस्ट्रेलियन यूएस डॉलर्स में, अमेरिकन यूएस डॉलर्स में ट्रांजेक्शन हो रहा है। इस तरह की पूरी मैंने स्टोरी उनको बताई कि सुबह सुबह इस तरह से मैसेज आ रहा था। मैसेज आने के बाद मैं सुबह 10 बजे उठा, उठने के बाद फिर मैंने इस तरह आपको कॉल कर रहा हूँ सब ट्रांजेक्शन देखने के बाद। तो कस्टमर केयर वाले से जो मेरी बात हुई जिस पर्सन से, उस पर्सन ने मेरी पूरी स्टोरी को सुना। सुनने के बाद उसने मेरी कंप्लेंट को रजिस्टर्ड किया और मुझे एक कंप्लेंट का रेफरेंस नंबर दिया। जो रेफरेंस नंबर आप नीचे देख रहे हैं स्क्रीन पे 1141 689944, ये रेफरेंस नंबर है उस कंप्लेंट का। और मेरे पास ये स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं कि ये जो मैसेज भी आया हुआ है कि डियर एस चौधरी, थैंक यू फॉर योर कॉन्टेक्टिंग एसबीआई कार्ड, वी एक्नॉलेज योर रिक्वेस्ट टू सील नंबर दिस फॉर द रेफरेंस नंबर एंड शेल रिवर्ट यू शॉर्टली। तो इस तरीके से मेरे साथ क्या कहते हैं ये मैसेजबाजी हुई। कस्टमर केयर वाले को मैंने पूरी जानकारी दी। जानकारी देने के साथ साथ मैंने उसको 1-2 बार बाद में भी कॉल किया, सेम डे सेम टाइम के आसपास, सो दैट कि मेरे माइंड में जो जो चीजें आती जा रही थी मैंने वो पूछा। मैंने उसको ये भी पूछा दोबारा कॉल करके कि क्या मेरे को इससे रिलेटेड कोई पुलिस में जाकर एफआईआर दर्ज कराने की जरूरत है। कस्टमर केयर वाले ने मुझे बोला कि नहीं सर, हमारी इसके लिए एक स्पेशल टीम होती है जो इस तरीके के फ्रॉड ट्रांजेक्शन पे काम करती है, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपने इन्फॉर्मेशन हमें दे दी है और आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। दिस वॉज द वर्ड दैट टाइम कि आपका पैसा आपके वापस आ जाएगा, आपको कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा, मे बी हो सकता है कि ये कुछ 1 वीक हो या 1 मंथ हो, आफ्टर इंक्वायरी के बाद आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको एफआईआर कराने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर एंड कर्ड एकदम वर्ड्स थे। मैंने एसबीआई से इस कंप्लेंट को करने के बाद मैंने बहुत बार डिमांड भी किया कस्टमर केयर पे कॉल करके कि मुझे वो ऑडियो रिकॉर्डिंग चाहिए जिसमें कस्टमर केयर वाले ने मुझसे ये बोला था कि आपको एफआईआर दर्ज कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो ऑडियो रिकॉर्डिंग आज तक कभी मुझे मिली नहीं। आई नो कि इस तरह के सिस्टम शायद उनके पास ना होते हो कि कस्टमर को ऑडियो रिकॉर्डिंग देना वापस, बट उन्होंने ना तो मुझे सुनाई और ना मुझे कभी दी। सो दैट वाज द केस। अब आप देखो, अब आप मेरी स्क्रीन पे नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, मैंने जो कॉल की है कस्टमर केयर को, अब आप देखिए ये 28 नवंबर 2016 के डिफरेंट टाइमिंग्स पे आप देखिए, नीचे से आप ऊपर की तरफ बढ़िए तो आप देखेंगे कि डिफरेंट टाइमिंग के हिसाब से मैंने अलग अलग उनको कॉल किया है। ये वो डेट और टाइम्स हैं जिस पे मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया है। ये बहुत प्री रिकॉर्डेड डेटा है। जब मेरे साथ फ्रॉड ट्रांजेक्शन हुआ तो उस वक्त से ही मैंने हर चीज को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया, सो दैट कि अगर मुझे कल को कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो एटलीस्ट मेरे पास अपने कुछ रिजल्ट्स तो होंगे जिनके बेस में मैं फाइट कर पाऊंगा गवर्नमेंट बैंक से या व्हाटएवर जो भी केसेस होता है आगे आने वाले टाइम में। तो आप देखिए, मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट थी जो बैंक वाले से, जैसे मैंने आपको बताया कि माई स्पेशल क्वेश्चन टू कस्टमर केयर पर्सन, शुड आई रेज एफआईआर पुलिस स्टेशन फॉर दिस फ्रॉड, बट उसने मुझसे यही बोला कि नो सर, दिस इज नॉट रिक्वायरमेंट, हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे लाइक दिस। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि दिस इज वेरी गुड सिस्टम इन एसबीआई, इवन कि आप कस्टमर को परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर ऐसा कोई फ्रॉड ट्रांजेक्शन हो गया है।
और आपको इसके साथ साथ एक चीज़ और बता दूं कि जब मैंने ये SBI का कार्ड लिया था उस वक्त मुझे एक वर्बल जो वेलकम कॉल आती है उस वक्त मुझे ये बताया गया था कि आपके इस पे 2.5 लाख का एक इंश्योरेंस है, अगर इन केस आपका ये कार्ड खो जाता है या चोरी हो जाता है या आपसे फ्रॉड ट्रांजेक्शन होता है तो वो पैसा आपको रिटर्न मिल जाएगा, आपको घबराने की कोई बात नहीं है। बट जनरली क्या होता है, कोई भी इस तरह की कॉल्स को आई थिंक रिकॉर्ड नहीं करता वेलकम, क्योंकि किसी को नहीं पता होता है कि इस तरह के केस होंगे कि नहीं होंगे। और ऐसे और आजकल की इस बिजी लाइफ में आप कितनी कॉल्स रिकॉर्ड करेंगे, कितनी कॉल्स रिकॉर्ड करेंगे, हर जगह तो घोटाले हो रहे हैं, कभी फ़ोन के बिल ज़्यादा आते हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, तो लाइक दिस। सो इसलिए मैंने वो नहीं किया। लेकिन अगर मुझे लगता है कि आज मैं उस कॉल को रिकॉर्ड कर लेता तो दैट कॉल वाज आल्सो अ वेरी स्ट्रांग पॉइंट एज टुडे। सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट। आप देखिए जितने भी ट्रांजेक्शन है उन सबका ये मेरा स्क्रीनशॉट है जो अपने मोबाइल से लिया हुआ है। आप इसमें देखिए कि 1 बाई 1 जो फ्रॉड ट्रांजेक्शन है, चाहे वो 99 US डॉलर्स का हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का हो, आप देखिए स्क्रीन पे तसल्ली से एकदम, ये जितने भी 3 स्क्रीनशॉट्स लगे हुए हैं इसमें वही ये SMS हैं जो मुझे 28 नवंबर 2016 को सुबह 4 बजे के आसपास आए थे। आप इसमें देखिए, इसमें सभी फ्रॉड ट्रांजेक्शन्स दिए गए हैं जो उस वक्त ऑनलाइन हो रहे थे। अब देखिए ये 3, अगर आपने स्क्रीनशॉट देखी है तो मैं आपको आगे 2 और दिखाता हूँ। ये भी वही ट्रांजेक्शन्स हैं, सेम टाइम में किए गए। इसमें भी वही US डॉलर्स और व्हाटएवर अलग अलग कंट्रीज में कोई पिज़्ज़ा पता नहीं क्या अलग अलग जगहों पे हुए हैं। सेम टाइम पे ट्रांजेक्शन हो रहा है बट अलग अलग जगह से हो रहा है, अलग अलग डॉलर्स में हो रहा है। ये देखिए आप, ये एक बहुत अपने आप एक मिस्ट्री। मेरे क्रेडिट कार्ड से कोई पैसे निकाल रहा है, मुझे खबर भी नहीं है उसकी, और वो धड़ाधड़ निकाले चला जा रहा है। इसके बाद देखिए ये अगले स्क्रीनशॉट्स हैं। ये सभी बेसिकली स्क्रीनशॉट वही हैं जो 28 नवंबर 2016 को हुए थे, या उसके बाद भी उसी कार्ड पर दोबारा से प्रैक्टिस की गई है पैसे निकालने की। जी हाँ, 28 नवंबर 2016 को जो ट्रांजेक्शन हुए थे उसके बाद भी इस पे दोबारा ट्राई किया गया कार्ड पे ट्रांजेक्शन करने के लिए। इवन कस्टमर केयर वाले ने मेरा कार्ड उसी वक्त ब्लॉक कर दिया था, और ब्लॉक करने के बावजूद उस पे ट्रांजेक्शन कई महीनों और कुछ सालों तक आगे भी होते रहे हैं और आज भी हो रहे हैं। आई डोंट नो कि SBI कार्ड अपने प्रोसेस को, अपने सिस्टम को किस तरीके से स्टेबल करता है। ये बड़ा डाउटफुल केस है SBI कार्ड के लिए। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट। सो ड्यूरिंग दिस ऑल दीज ट्रांजेक्शन्स कुछ महीने बाद हमने डिसाइड किया, मैंने, अपनी फैमिली ने, कि हम क्या कहते हैं, जो गोवा जाने का हमने प्लान किया है, हमने जो होटल बुक किया है, तो हम उस प्लान को हम कैंसिल कर रहे हैं। तो हमने उस प्लान को कैंसिल कर दिया। तो जो भी वॉट एवर अमाउंट था उसमें 37,888 का, वो कैंसिल करने के बाद उसमें जो प्रोसेसिंग फीस लगती है होटल की तरफ से, तो वो प्रोसेसिंग जो फीस थी वो एज अ फाइन हमारे क्रेडिट कार्ड में वापस आई, जो थी 862 रुपये 35 पैसे, जो हमारे क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में आउटस्टैंडिंग बैलेंस में दिखा रही थी। अब आप देखिए ये वाला जो स्टेटमेंट आया हमारे पास, ये स्टेटमेंट मेरे पास आया 13 दिसंबर 2016 को, राइट। अब आप इसमें देखो कि 862 रुपीज और 35 पैसे के अगेंस्ट में मैंने जो पे किया है वो 900 रुपीज का पे किया है। अब आप देखो इसमें जो एरो दिख रहे हैं, जो आपको तीर से दिख रहे हैं, ये वो मैंने हाईलाइट किए हैं कि 862.35 रुपीज के अगेंस्ट में मैंने 900 रुपए का पेमेंट ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, राइट। लेकिन उसी के साथ साथ मेरी इस स्टेटमेंट में नीचे फ्रॉड ट्रांजेक्शन दिखाए गए। अगर आप इन सभी ब्लू कलर के अंडरलाइन में जो ब्लॉक में जो ट्रांजेक्शन हो रखे हैं डॉलर्स में, इन सबको अगर आप ऐड करेंगे तो जो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो दिखा रहा है 50,000 समथिंग, ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट मेरे को फ्रॉड वाला अमाउंट है जो मुझसे SBI कह रही है कि आप इसको पे करिए। इवन मैंने कंप्लेंट किया, कंप्लेंट नंबर, रेफरेंस नंबर मेरे पास है, पूरी स्टोरी में बता चुका हूँ। और हर बार आप जब भी कॉल करते हैं कस्टमर को तो उनके पास तरफ से आता है कि ये कॉल रिकॉर्ड हो सकती है, तो आई होप कि वो कॉल रिकॉर्ड भी होगी। मैंने नंबर ऑफ टाइम्स कॉल किया SBI कार्ड में, उसके बाद भी मेरे पास वो बिल मेरी स्टेटमेंट में आ रहा है कि आप उसको पे कीजिए। तो यहाँ से ये स्टोरी और थोड़ी मजेदार से हो जाती है। तो नाउ नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो मेरे पास अब हो क्या रहा है कि जब भी मेरे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट आ रही है तो वो जो फ्रॉड ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो हमेशा एड ऑन होके आ रहे हैं विद लेट पेमेंट फीस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पहले तो फ्रॉड हुआ, आपने बैंक को कंप्लेंट किया, कंप्लेंट का नंबर भी मिल गया, आपको तसल्ली दे दी गई कि आपके साथ कोई भी इशू नहीं है, वो पैसा जो आपका है वो वापस आ जाएगा
और साथ साथ आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका इंश्योरेंस है 2.5 लाख का उस कार्ड पे, और आपको कभी कोई फ्रॉड होगा, ये होगा, व्हाटएवर, तो आपको कोई इशू नहीं है ओवरऑल। अब आप देखिए कि इसमें जो अमाउंट है वो अमाउंट लेट फीस के साथ बढ़ता चला जा रहा है। अब आप इस वाले में देखिए, इसमें भी वो 50,000 वाला जो अमाउंट है वो बढ़ के आउटस्टैंडिंग में ज़्यादा दिखाने लगा है लेट फीस के साथ। ये स्टेटमेंट है जो 13 जनवरी 2017 को मेरे पास आई है। अब देखिए इसकी नेक्स्ट स्टेटमेंट में, ये है नेक्स्ट स्टेटमेंट। अब इसी में क्या हुआ कि उन्होंने इसमें दिखाया है कि देखिए कि जो आपका फ्रॉड ट्रांजेक्शन था उसमें लेट पेमेंट लगाने के बाद ये जो अमाउंट है ये 53,908 का जो था वो आपका बढ़ के और ज्यादा हो गया है। तो ये अमाउंट बढ़ता जा रहा है। आप देखिए इसकी नेक्स्ट स्टेटमेंट दिखाता हूँ। ये स्टेटमेंट है 13 फरवरी 2017 की। अब जो पिछला वाला अमाउंट था व्हाटएवर जो भी 55-56 हजार हो चुका था वो बढ़ के और ज्यादा हो गया है। तो इस तरह से स्टेटमेंट जो है वो एसबीआई की मेरे पास आ रही है। मतलब कि जो फ्रॉड ट्रांजेक्शन हुआ है नाउ इट इज माय बेबी। अब वो मुझे पे करना है बैंक को, एसबीआई क्रेडिट कार्ड को मुझे पे करना है। मैं पूरी तरीके से फंस चुका हूँ। वो मेरी गलती है कि मैं क्रेडिट कार्ड रखता हूँ एसबीआई बैंक का, और ये भी मेरी गलतियां थी कि मैंने एसबीआई कार्ड को सब कुछ बताया। इससे अच्छा तो ये था कि मैं अपने घर में आराम से बैठा रहता, कुछ ना करता, जब यही सब चीजें मेरे साथ कंटिन्यू होनी थी। सो अब आप देखिए कि ये इस तरह चलता चला जा रहा है, राइट। लेट पेमेंट फीस चार्जेस लगा के बढ़ाते चले जा रहे हैं। ये अराउंड 60 हजार के बाद साथ में मेरे को इस तरह के लेटर्स भी आ रहे हैं साथ में कि आप स्पेशल लेटर देखिए, जैसे वेलकम लेटर होते हैं किसी आपको फंक्शन बुलाया जाता है, उस तरीके से लेटर मेल पे आ रहे हैं कि आपका इतना पैसा था, इसमें आउटस्टैंडिंग इतना था, लेट पेमेंट फीस लगा के अब आपका ये पैसा 56,876 रुपीज हो गया है। इस पर जो मिनिमम अमाउंट ड्यू है वो आप 8,854 का कर सकते हैं। इट इज अ टोटली सिस्टम, लाइक इज अ वेरी गुड सिस्टम। बट इसमें ये नहीं क्लियरिटी दी जा रही है कि भाई वो ट्रांजेक्शन आपके साथ नहीं हुआ है जो मेरे से मांगा जा रहा है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये सभी वो मेल्स हैं जो मैंने सन 2016 से 2020 तक आज तक रखी हुई है। आज का जो दिन है वो 19 जुलाई 2020 है। ये जो ऑडियो मैं आज बना रहा हूँ ये 19 जुलाई 2020 में बना रहा हूँ। इस वक्त जो टाइम हो रहा है वो दोपहर का 1:25 हो रहा है। ये सब रिकॉर्डेड है मेरे पास, मेल्स पे सब कुछ चीजें मेरे पास। रिकॉर्डिंग के लिए अगर मैं आपको बोलूं तो मेरे पास इतना सारा डेटा रखा हुआ है कि मैं आपको इस वीडियो के अगर अलावा दिखाऊंगा तो शायद मुझे दिखाते दिखाते एक दिन चाहिए होगा पूरा। बट क्योंकि इतना लंबा वीडियो नहीं बना सकता इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में आपको चीजें बता रहा हूँ। अब देखिए, अब एक और मजेदार कहानी। अब यहाँ से शुरू होता है मेरे साथ रिकवर करने का, अमाउंट रिकवर करने की स्टोरी। अब 2016 से 2019 के बीच, अब जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि बैंक्स के अपने कुछ बिचौलिए होते हैं, कुछ मीडिएटर होते हैं जो कुछ इस तरीके के कामों में आप पैसा, जो लोग जबरदस्ती पैसा नहीं दे रहे या फिर जो लोग नहीं दे पा रहे किसी मजबूरी पर, तो इनके मीडिएटर होते हैं जो आपको कॉल करते हैं, आपको समझाते हैं कि आप पैसा दीजिए, इस तरीके से दे दीजिए, आप नहीं देंगे तो ये होगा वो होगा। बट मेरे पास जो कॉल आ रहे थे वो डिफरेंट तरीके के आ रहे थे, फुल गुंडागर्दी भरे हुए। आपको पैसा देना पड़ेगा, आपने अगर पैसा नहीं दिया तो हम आपको जेल भिजवा देंगे। मैंने बोला भैया तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से बोल रहे हो? नहीं आपको उससे कोई मतलब नहीं है। मैं एक बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी में काम करता हूँ, वर्ल्ड रेप्यूटेड कंपनी है, उसका मैं आपको यहाँ नाम नहीं बताना चाहता हूँ। अगर मैं उसका नाम बताऊंगा तो उसका अपना नाम ही अपने आप में वर्ल्ड वाइड बहुत सफिशिएंट होता है। मेरी कंपनी के लैंडलाइन नंबर पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट, जहाँ पे कोई एक बंदा नहीं बैठता है, अकाउंट डिपार्टमेंट जहाँ पे एटलीस्ट कम से कम 60-70 लोग बैठते हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट में ही हमारे 60-70 लोग हैं। ऐसी जगह फोन आ रहा है, मेरे डिपार्टमेंट में जहाँ पे एटलीस्ट कम से कम 40 से 50 लोगों का डिपार्टमेंट है, वहाँ पे लैंडलाइन पे फोन करके ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि ये जो आदमी है ये फ्रॉडी आदमी है, ये गोवा घूमने के लिए गया, अयाशी करके आया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और इसने वहां पे मजे मारे, और अब ये साला कुत्ता हरामी ये पैसे नहीं दे रहा है। इस तरीके के कॉल्स आ रहे हैं, ये फ्रॉडी लड़का, आप इसको अपनी कंपनी से निकाल दीजिए, ये ऐसे ही करता है, ये बहुत बेकार बंदा है, ये इस तरीके से ट्रांजेक्शन करता है, आयाशी करके आता है, फिर बैंक्स को पैसा वापस नहीं करता है। मेरे ऑफिसर्स वालों के फोन मेरे लैंडलाइन पे, मेरी टेबल पे आ रहे हैं, वो कह रहे हैं यार ऐसे ऐसे करके फोन आया था आपके लिए, आपने कोई ऐसे एसबीआई के साथ ट्रांजेक्शन। अब सोचिए कि ये कैसी हालत होगी आपके लिए, कैसी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी आपके लिए कि आप अपने ऑफिस में काम करते हैं, ये आपकी पर्सनल लाइफ का मैटर है, और उन्होंने कहाँ से सर्च करके कि आपकी कंपनी, क्योंकि ऑब्वियसली आप जब सब कुछ बताते हैं, जब आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो उसमें सब कुछ फिल होता है कि आप किस कंपनी जॉब करते हैं, वहाँ का नंबर क्या है, आपका नंबर क्या है, कंपनी का एड्रेस क्या है, क्योंकि ये सब रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो वहाँ से सर्च कर लेते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। तो उन्होंने वहाँ से
ये सब पता करके मेरी लैंडलाइन पे फोन करना चालू कर दिया। तो मेरे लिए समस्या इतनी बढ़ती गई कि मेरे पास अकाउंट डिपार्टमेंट वहां भी मैं बदनाम होने लगा कि वहां पे ऐसी चीजें हैं, और अपने डिपार्टमेंट में भी मैं स्टार्टिंग में बदनाम हुआ, 2-4 दिन की बात है ये। बट क्योंकि मेरा ऐसा रेपुटेशन अपने डिपार्टमेंट में और अदर डिपार्टमेंट में कि जब मैंने रियल स्टोरी सबको बताई तो नाउ दे ऑल आर अंडरस्टैंड कि हाँ ये तो सही में बहुत गलत हो रहा है। उसके बाद भी बहुत सारी कॉल्स आई वहाँ पे डिपार्टमेंट्स के अंदर, मेरे डिपार्टमेंट पे। तो ये चीज़ मेरे जो डिपार्टमेंट हेड है उन तक को पता चल गया कि इस तरीके के कॉल्स चलन करके आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ये इस तरीके से मेरी लाइफ में इन्वॉल्व होने लगी। एसबीआई कार्ड ने पर्सन को, मतलब मैं अपनी बात करूँ एज मी, बंदे को ऐसा कर दिया कि मैं, आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं ऑफिस जाने में डरने लगा था कि आज जाऊंगा तो आज भी कम से कम 10 कॉल आएंगे मेरे पास। ऑफिस में कम से कम 10 कॉल आते थे डेली के डेली। कभी लड़की का आ रहा है, कभी लड़के का आ रहा है, कभी किसी बूढ़े से आवाज ऐसी लग रही कि बहुत बूढ़े आदमी का आ रहा है। ये इस तरीके केस होते रहे। एक दिन तो ऐसा हुआ कि सुबह मैं अपने घर पे सो रहा था, संडे वाले दिन एक बंदा 6 बजे मेरे घर के सामने आ गया, गेट खटखटा के। सोचिए आप, मुझसे कह रहा है कि सर, लंबी लिस्ट दिखा के, सर ये आपका बिल है, ये आपको पे करना है, ये बैंक की तरफ से मैं आया हूँ। तो मैंने भैया तुम्हें किसने भेजा, पहले मुझे ये तो बताओ, उससे मेरी बात कराओ। वो भी बंदा माशाअल्लाह, उस बंदे ने इस बंदे को भेज तो दिया मेरे घर पे, लेकिन उसको भी कुछ नहीं पता था। जब मैंने उसको फोन करके सुबह 6 बजे पूछा कि भैया ये बंदा किस लिए भेजा है, आपको पूरे बैकग्राउंड आपको पता है? तो जब मैंने उसको बैकग्राउंड उसको बताया तो बोलता ठीक है सर, आप इस बंदे को वापस भेज दीजिए, आई विल टेक केयर ऑफ दिस केस। वो बंदा भी गया। अगर मैं ओवरऑल में बात करूं आज तक, 2020 में बैठा 2016 से, तो मेरे पास इस एसबीआई बैंक के कम से कम कुछ नहीं आएंगे तो 1000 कॉल्स आएंगे। 1000 कॉल्स को डील करना मेरा सर दर्द करने लगा था। ऑफिस में अक्सर लोग यही जानने लगे थे कि जब मैं मोबाइल पे कॉल कर रहा हूँ तो ये एसबीआई से रिलेटेड ही कॉल आया होगा मेरे को, उसी से रिलेटेड ये बात चल रही होगी, क्योंकि वहां इतना उस वक्त पॉपुलर हो चुका था ये केस में। अब आप देखिए, ये जो स्क्रीनशॉट्स मैंने आपको दिखा रखे हैं यहाँ पे, ये रिया नाम की लड़की है और ये मिस कनिका नाम की है। ये सब जो नाम आपने, संजना नाम देखिए आप एसबीआई से, ये सब आई डोंट नो ये फ्रॉडी पर्संस थे या बैंक से थे, बट इन्होंने कभी भी मुझे आइडेंटिटी कभी नहीं दी। मैंने मांगी आप ना मुझे कार्ड मेल करिए अगर आप बैंक से हैं तो, कभी नहीं। हमेशा आप अपना पैसा दिए, ये आपने ही किया है और आपको ही पे करना पड़ेगा। इवन मुझसे ये तक बोला गया कि जब आपका ट्रांजेक्शन हुआ था ये, तो आपके मैसेज पे, आपके मेल पे आपको वन टाइम पासवर्ड भेजा गया था, आपने वो पासवर्ड किसी को बताया है, इसलिए ये फ्रॉड ट्रांजेक्शन हुए। मैंने एक्सेप्ट किया कि यस, मेरे मेल पे वन टाइम पासवर्ड आया है और मेरे मोबाइल नंबर पे तो कोई ओटीपी नहीं आया इस तरीके का वन टाइम पासवर्ड। हाँ, मेरी मेल पे आया, वो आज भी रिकॉर्डेड है मेरे पास। बट मैंने कभी किसी को बताया, मैं सुबह 4 बजे उठ के किसको बताऊंगा कि भैया ये ओटीपी है, ट्रांजेक्शन कर लो, बहुत बड़ा पैसा मिल रहा है, 50,000 रुपए में कौन लखपति होने वाला है, करोड़पति होने वाला है। तो बैंक ये एक्सपेक्ट करती है कि जिसके साथ फ्रॉड ट्रांजेक्शन हो रहा है वो सुबह 4 बजे उठ के कॉल करना चालू कर दे रिश्तेदारों को, जी 50,000 रुपए का लकी ड्रॉ निकल रहा है, कर लो पूरी रिश्तेदारी में। तो इस तरीके के अब ये बिचौलिए मेरे को फोन करते हैं, माँ बहन की गाली तक देते हैं। आप सोचिए, मेरे को लैंडलाइन में माँ बहन की गाली दे रहे हैं, मेरे जो कलीग्स हैं उन कलीग्स को बोल रहे हैं कि ये हरामजादा और व्हाटएवर। मैं वो गालियां देना नहीं चाहता यहाँ पर जो उन्होंने मुझे दी हैं। और मैं ऑफिस में बैठा, अचानक से फोन आ गया, उन्होंने कहा कि साले ये वो करके, तो अब मैं ऑफिस में बैठ के तो गाली दे नहीं सकता। मैं भी जाऊंगा तो माँ बहन की करना होगा, किनारे जाके करूंगा। तो मैंने भी वही किया, मैं भी जाके किनारे जाके उनकी माँ बहन करता था जैसे वो मेरी माँ बहन करते थे, क्योंकि मैं भी बहुत तंग आ गया था। तो ओवरऑल स्टोरी में ये सब चलता रहा। आप देखिए स्क्रीन पे ये सब जो लोग हैं, इनके मैंने लैंडलाइन नंबर भी लिखे, नाम भी लिखे, जो उन्होंने मुझे बताया उस पर। तो ये सब चीजें रिकॉर्डेड है मेरे पास। ये देखिए एक और नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं, ये अब आप देख रहे होंगे कि ये बंदूक लिए हुए आदमी का फोटो क्यों लगा दिया। जी मुझे तो धमकी मिलने लगी थी, आप कंपनी से बाहर निकलो, ये सिचुएशन आ गई थी। तो इसलिए ये सब चीजें मैंने इस तरह से स्लाइड्स में आपको दिखाई है, सो दैट कि विजुअलाइज आपको समझ में आए कि क्या सिचुएशन मैंने फील करी है, कितना मेंटल प्रेशर मेरे ऊपर हो गया था। इसलिए आज मैं इस चीज को, केस को बिल्कुल आपको दिखाना चाहता हूँ बहुत क्लियर तरीके से। कौन सी इनकमिंग कॉल आई, किस नंबर से आई मेरे पास, किस दिन आई, टाइम आया, सब चीजें लिखी हुई है इसमें। अब मैंने क्या किया, एसबीआई को नंबर ऑफ कॉल्स, मेल्स मैंने किए। मेरे पास तमाम सारा डेटा रखा हुआ है मेल्स का, कॉल्स का, जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। बट कुछ भी नहीं हुआ। हर बंदे ने मुझसे यही बोला कि सर आपको ये अमाउंट जो है वो पे करना ही करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज योर बेबी। आपने एसबीआई का क्रेडिट कार्ड लेकर गलती करी। उन्होंने तो नहीं बोला, पर मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि सबका आंसर सेम था कि नहीं सर आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि जब ट्रांजेक्शन हुआ था तो आपके पास ओटीपी गया, ओटीपी आपने जरूर किसी के साथ शेयर किया होगा। बट अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आप देखिए, एसबीआई के जो बिचौलिए होते हैं उनके कुछ फर्जी वकील भी होते हैं। ये एसबीआई लीगल एक्टिविटी भी मेरे लिए, आप देखिए पाठक एसोसिएशन, कोई दिल्ली के भाई साहब है, इन्होंने लीगल नोटिस बना के मेरे लिए भेज दिया कि ऐसा नहीं करेंगे तो वो हाई कोर्ट में केस जाएगा और ये व्हाटएवर, आपको इतना अमाउंट पे करना है।
और मैंने उनको बहुत सॉफ्ट रिप्लाई दिया। सॉफ्ट रिप्लाई जब मैंने उनको एक्चुअली, जब मेरे पास ये पाठक एसोसिएट से जब मेरे पास ये लेटर आया तो मैं थोड़ा घबरा गया, क्योंकि मैं एक नॉर्मल बंदा हूँ, बहुत ज़्यादा लफड़ों में फंसता नहीं हूँ। मैं जनरली बिलीव करता हूँ आर टू पार। अब इतना सारा लंबा केस हो गया, आप सोच रहे होंगे भाई साहब इतना लंबा जब केस हो गया तो आपने सुलटाया क्यों नहीं स्टार्टिंग में? तो मैं तो स्टार्टिंग में कस्टमर केयर वाले हूँ चाहे सब, मैं तो यही बोलता था कि ये पैसा तो दूंगा नहीं मैं, 50,000 रुपये वट एवर जो भी है, 50 की 1 लाख रुपया खर्च करूंगा, लेकिन खर्च करूंगा कोर्ट के अंदर। एटलीस्ट वहां पता तो रहेगा कि सच्चाई क्या थी। अगर मैं जेल गया या वट एवर कुछ भी हुआ, मैं 2 दिन के लिए भी जेल गया, तो मुझे पता तो रहेगा कि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उसकी अपनी खामियां क्या है, उसको भी पता होना चाहिए। बैंक को भी अपनी खामियां पता होना चाहिए। इसलिए मैंने उस वक्त कोई भी एक्शन नहीं लिया, कोई भी पैसा मैंने प्रेशर में आके जमा नहीं किया। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी लोगों से, कभी भी कोई ऐसा केस हो तो कभी भी पैसा जमा ना करें प्रेशर में आके। आपको बहुत तरीके से प्रेशर किया जाएगा, आपके दोस्तों के पास कॉल किया जाएगा, आपके सिस्टर, आपके ब्रदर, आपके रिलेटिव, सबको कॉल किया जाएगा। क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था। मेरे फ्रेंड्स को तो छोड़िए, मेरी वाइफ के फ्रेंड्स के पास तो कॉल गया कि उनके हस्बैंड ने ऐसे ऐसे करके पैसा लिया हुआ है, आप उनको जानती है, वो किस तरीके का आदमी, ये वो ऐसा वैसा। सोचिए मैं कितना मेंटल प्रेशराइज हो गया था उसको। तो ये जब ये पाठक जी का मेरे पास एक लेटर आया तो मैं थोड़ा सा चिंतित हो गया। तो मैंने तुरंत जाके सबसे पहले तो साइबर क्राइम में कंप्लेंट की, पुलिस में भी कंप्लेंट करी एफआईआर के तौर पे। बट पुलिस में कंप्लेंट करने गया एफआईआर को, तो उन्होंने इस बात पे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। वो बोले कि सर ये हमारा मैटर है नहीं, आप साइबर क्राइम जाइए, ये तो साइबर क्राइम का केस है। मैं साइबर क्राइम गया, मैंने वहाँ पे रिपोर्ट लिखवाई। रिपोर्ट लिखवाने कंप्लेंट करवाने के बाद फिर मैंने जब ये पाठक जी को जो भेजा हुआ है लेटर, तो इसके साथ मैंने वो जो साइबर क्राइम में मैंने कंप्लेंट की थी वो कंप्लेंट भी मैंने, आप देखिए, अब आप इस स्क्रीन पे देखिए, ये मैंने लिखा हुआ है पूरा कि सेवा में साइबर क्राइम अन्वेषण केंद्र नोएडा सेक्टर 6। मैं नोएडा में रहता हूँ, नोएडा सेक्टर 6 में साइबर क्राइम का ऑफिस है। तो वहां पे मैंने ये कंप्लेंट को किया। ये कंप्लेंट है 1 अक्टूबर 2018 की। ये भी मैंने पाठक जी को साथ में अटैच करके भेजी कि भैया पाठक जी, आपकी जो इंटेलिजेंसी है उस इंटेलिजेंसी के साथ में ये अटैच करके भेज रहा हूँ मैं, सो दैट कि अगर आपको लीगल एक्शन लेने तो आप लो, आई एम रेडी। क्योंकि मैं तो माइंड सेट कर चुका हूँ जी, 50,000 नहीं दूंगा, 1 लाख रुपए लगाऊंगा, 2 लाख रुपए लगाऊंगा, लेकिन लगाऊंगा कोर्ट में। ऐसे किसी को फर्जी ठन्नी भी नहीं दूंगा। तो वो पाठक जी इस रिपोर्ट से तो गायब हो गए। आज तक तो जी कभी आया नहीं हमारे पास, ना कभी कॉल आया, ना कभी लेटर आया दोबारा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि एसबीआई के बिचौलियों कह लीजिए, चाहे एसबीआई का अपना लीगल प्रोसेस कह लीजिए, कि वो इतने लीगल हैं कि एक बार कस्टमर को अगर लेटर दे दिया और कस्टमर ने कहीं पटक के दोबारा उनसे अच्छा फुल प्रूफ लेटर दे दिया तो वो तो गायब हो जाते हैं। ये एसबीआई नहीं है। एसबीआई, मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहता हूं कि ऐसे लग रहा है कि चोरों की कंपनी हो। अब आप देखिए पुलिस कंप्लेंट जो मैंने की है, ये नोएडा के सेक्टर 20 में मैंने की है। ये सब पूरी कंप्लेंट लिख के गया। वहां के इंस्पेक्टर ने मुझसे बोला ठीक है आप कंप्लेंट बताइए, लिख दीजिए। जब कंप्लेंट लिख के मैं देने गया उनको, तो भाई साहब उन्होंने तो इंटरेस्ट ही नहीं लिया। बोले कि ये हमारा केस नहीं है, और ये पता नहीं क्या फाड़ा फूड़ की फेंक भी दी होगी, पता ही नहीं होगा इसका क्या हुआ क्या नहीं। वो तो बाद में जब 2-3 बार गया तब मुझसे बोले कि ये साइबर क्राइम का केस है, आप सेक्टर 6 में जाइए। तो हम फिर सेक्टर 6 में गए। तो कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, आप फंस गए तो। सबसे इसमें पुलिस वालों की कोई गलती नहीं है, साइबर क्राइम वालों की कोई गलती नहीं है। बैंक की अपनी प्रॉब्लम है, बैंक को निपटानी चाहिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड बैंक का है, उसको इलीगल यूज नहीं किया है यूजर ने, तो प्रॉब्लम बैंक की है, बैंक को निपटाना चाहिए। इतना साइबर क्राइम और पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं। तो मैं इन सब की गलती नहीं कहूंगा, मैं तो गलती केवल एसबीआई कार्ड की कहूंगा, क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट। तो अब देखिए, ये मैंने जब कस्टमर केयर को कई बार मेल किया तो उनकी तरफ से रिप्लाई आया कि आप इस फॉर्मेट को भरिए और इस मेल आईडी पे भेजिए। तो आप देखिए ये एक लेटर है, ये ट्रांजेक्शन डिस्प्यूट फॉर्म है जो एसबीआई की तरफ से मुझे मिला था। तो मैंने, आप देखिए इसमें जितने भी ट्रांजेक्शन हुए, ट्रांजेक्शन मैंने मेन ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिख दी, क्योंकि इनके फॉर्मेट में बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं होती है। तो कुछ ये ट्रांजेक्शन जो है मैंने लिख दी है, किस किस डेट को हुआ है, कैसे हुआ है, सब कुछ लिख के मैंने उनको भेज दिया। ये लेटर भेजने के बाद जब मैंने उनसे रिप्लाई पूछा तो उन्होंने फिर मेल में वही लेटर भेज दिया कि आप इसको फिर भर के भेजिए। मैंने फिर दोबारा से भर के भेज दिया। फिर मैंने उसका जब फीडबैक मांगा तो वो फिर दोबारा से वही लेटर भर के भेज दिया। मतलब वही फॉर्मेट मेरे पास बार बार आ रहा है कि आप इसको भर के भेज दिए। उधर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, कोई प्रॉपर मेल नहीं आ रहा है, कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा है कि करना क्या है, बस आपको परेशान किया जा रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं। ऊपर से ऊपर अब आप देखो, ये जो एक आप कार्ड देख रहे हो, ये कार्ड मेरे पास एक नया क्रेडिट कार्ड और आ गया, रीइश्यू होके आ गया मेरे पास। मैंने कोई रीइश्यू के लिए कोई कंप्लेंट नहीं डाली, कोई रिक्वेस्ट नहीं करी कि मेरा जो पहला वाला ट्रांजेक्शन हो गया उसको ठीक है, व्हाटएवर जो हो गया फ्रॉड हो गया, आप मुझे नया क्रेडिट कार्ड यूज कर दीजिए। आदमी एक से डर गया, दूसरे वाले कार्ड को क्यों मंगवाएगा?
वो 50,000 मैंने आज तक नहीं भरा, मैं अगले 50,000 की तैयारी क्यों करूँ? तो ये नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड मेरे पास आ गया। ये क्रेडिट कार्ड आज तक मेरे पास रखा हुआ है, जिस एनवलप में आया उस एनवलप में रखा हुआ है, मैंने कभी इसको यूज़ नहीं किया। इवन मैंने तो कभी इसका पासवर्ड चेंज करने की जो बाय डिफॉल्ट पासवर्ड आता है वो भी कभी नहीं करी मैंने प्रैक्टिस में, ना मैं कभी इसको गया। आज तक मेरे घर में रखा हुआ है, आज की डेट तक भी। अब आप देखिए ये, अब आप मार्च 2020 की बात करिए। मार्च 2020 में मेरे पास ये स्टेटमेंट आई है। इस स्टेटमेंट में आप देखिए जो टोटल आउटस्टैंडिंग जो अमाउंट दिखाया जा रहा है वो 73,538। जो 50,000 रुपए का अमाउंट सन 2016 में हुआ था वो मार्च 2020 में लेट पेमेंट फीस लगाते 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 आज 73,000 समथिंग का हो गया है, जो मुझसे डिमांड किया जा रहा है। अब आप देखिए कितनी फ्रॉड कहानी है कि एसबीआई कार्ड आपकी कितनी हेल्प कर रहा है। ये वीडियो देखने में बहुत इजी लग रहा होगा क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ चीज़ें ये बहुत बड़ा स्पीडली बता रहा हूँ, उतना कंटेंट मैं आपके साथ में शेयर नहीं कर रहा हूँ। इन पूरे सालों में मैंने जितना झेला है, मैंने इतना मेल किया है, बहुत सी चीज़ें मैंने की है, बहुत सी कंप्लेंट मैंने की है। मेरी डेली बात होती थी, 2-2 3-3 4-4 बार होती थी। मैंने प्राइवेट वकील्स को भी मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश करी कि मुझे क्या करना चाहिए। उनसे मैंने फ्री एडवाइस ली तो उन्होंने कुछ एडवाइस मुझे बताई जो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं थी, क्योंकि उनके पीछे सबका ऑब्वियसली थोड़ा पैसा लेने का लालच रहता है और होना भी चाहिए क्योंकि वो मार्केट में कमाने के लिए बैठे हैं। बट मैंने बेस्ड अपॉन फ्री एडवाइस भी मैंने अपने दिमाग से जो भी काम आया इंटरनेट से चेक किया। अभी आप देखो मेरे पास 16 जून का जो है, 16 जून का जो अमाउंट है आप उसमें देखिए, उसमें जो अमाउंट लिखा हुआ है वो 89 समथिंग लिखा हुआ है 1000 में, राइट। जब वो 10 जुलाई को आता है मेरे पास तो वो सेम अमाउंट रहता है, बट जब वो मेरे पास 14 जुलाई में आता है तो 14 जुलाई का जो अमाउंट है वो 73,000 हो जाता है। मतलब एक अमाउंट ऑलरेडी जो बढ़ा हुआ है वो आपके पास कुछ टाइम बाद कम होके आता है। अब 14 जुलाई का जो अमाउंट है, अब देखो आप जो जब वो आपके पास आया है 15 जुलाई में तो वो आपके पास 90,000 के अराउंड हो गया है। अब आप देखो सिस्टम देखो आप, फिर वो 17 जुलाई में आता है तो वो सेम रहता है। मतलब जो टाइम टू टाइम है वो अमाउंट भी अप एंड डाउन हो रहा है। एक आउटस्टैंडिंग अमाउंट अगर मेरे पास है तो ऑब्वियसली या तो वो उतना ही रहेगा या फिर उसके साथ साथ टाइमिंग के हिसाब से बढ़ता जाएगा, बट यहाँ पे फ्लक्चुएट हो रहा है। तो ये इनका सिस्टम है एसबीआई वालों का। अब आप देखिए नेक्स्ट, अब सबसे इंटरेस्टिंग कहानी कि दोस्तों सन 2016 में जो मैंने क्रेडिट कार्ड अपना ब्लॉक करवा दिया था, उस क्रेडिट कार्ड पे आज तक ट्रांजेक्शन होते हैं। हर 4-5 महीने में मेरे पास एक मैसेज आता है कि अभी थोड़ी देर पहले इस पे इतने अमाउंट का ट्रांजेक्शन किया गया, बट ड्यू टू ब्लॉक ऑफ दिस कार्ड ट्रांजेक्शन डिक्लाइंड। तो एसबीआई कार्ड में क्या चीज ब्लॉक की गई है, इस पूरे प्रोसेस में क्या उनका सिस्टम है कि अगर कोई फ्रॉड ट्रांजेक्शन होता है और कोई बंदा उस कार्ड को ब्लॉक करवा देता है तो उस पर ट्रांजेक्शन होना ही नहीं चाहिए, मतलब ही नहीं होता। मतलब या तो मैं ये कहूंगा कि कोई 2016 का बड़ी अच्छी मेमोरी वाला बंदा है, वो मेरा कार्ड लिए बैठा हुआ है और वो हर साल मतलब 2-3 बार ट्राई करता है कि देखें अभी तक खुल गया कार्ड की नहीं खुल गया, उस बंदे ने खोल दिया होगा तो मैं दोबारा से फिर ट्रांजेक्शन कर लेता हूँ। तो ट्रांजेक्शन होते हैं मेरे पास, एसएमएस आते हैं। बट अभी चलो मैं वो चीज़ यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मैं आपको नहीं दिखा सकता इस छोटे से वीडियो में। तो टोटल में ये है कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ इन सब चीज़ों से, क्रेडिट कार्ड के, एसबीआई क्रेडिट कार्ड से। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि एसबीआई का जब क्रेडिट कार्ड लें तो बहुत सोच समझ के लें, बहुत सोच समझ के और अपने रिस्क पे लें, फैक्टर्स पूरे जान लें कि अगर इनकेस ये गैंग गिर गया, चोरी हो गया है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुआ तो आपका क्या होने वाला है, आपकी जॉब, आपका घर, आपका परिवार सब डिस्टर्ब होने वाला है। अब देखिए फाइनली अगर मैं अपना ऑब्जर्वेशन दूं, एसबीआई नॉट एबल टू रिजॉल्व दिस मैटर। इतने सालों में मैं इतना समझ गया हूं कि एसबीआई का ये मैटर रिजॉल्व होने वाला तो है नहीं, चाहे कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि जो होना होता वो इतनी सारी मेल्स कॉल पे ही हो गया होता। अब मेरे साथ क्या दिक्कत है कि मैं किसी भी बैंक में लोन नहीं ले सकता क्योंकि मेरा क्रेडिट स्कोर बहुत खराब हो चुका है। मेरा सिविल स्कोर जो है, जो पहले मेरा 870 या 880 हुआ करता था आउट ऑफ 900, वो आज मेरा 662 है। नाउ इट इज कम इन द रेड जोन। तो मैं कोई लोन नहीं ले सकता। कल को मुझे कोई बहुत अच्छी कोई चीज़ पसंद आ जाए, कोई बहुत अच्छी गाड़ी पसंद आ जाए, अच्छा फ्लैट पसंद आ जाए, मैं लोन लेना चाहूँ तो लोन नहीं ले सकता, मुझे अपने ही पैसों से काम चलाना है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ क्रिएट हो गई है। और तो और सिविल स्कोर जो करेक्ट करते हैं उन्होंने धंधा बना रखा है। अब उनका कॉल आना चालू हो गया मेरे पास कि सर अपना 975 रुपए में प्लस जीएसटी आप अपना क्या कहते हैं ये फ्रॉड केस का मैटर सुलवा लो, आपका जो सिविल स्कोर है वो हम करेक्ट कर देंगे। मतलब पहले तो वो 50,000 रुपये वो नहीं खत्म हो पा रहा, 975 रुपये प्लस जीएसटी ये मैं उनको और दूं। तो आप देखो कैसे मार्केटिंग हो रही है आपके फ्रॉड की। पैसा गया
लूटने कोई और जो आपका पेंडिंग अमाउंट है वो तो आप दे नहीं पा रहे, ऊपर से ऑनलाइन में खड़े हैं जी थोड़ा और दे दो तो आपका सिविल स्कोर खत्म करवा देते हैं। तो ये सब चल रहा है मार्केट के अंदर, धंधे चल रहे हैं इस गवर्नमेंट में, कोई नहीं देखने वाला है आपके साथ क्या हो रहा है। तो आप अपने आप को खुद सेफ रखिए। आप देखिए मैंने स्क्रीनशॉट जो लगा रखा है इसके अंदर सिविल स्कोर मेरा 662 है। और देखिए सबसे मेन चीज, मेरे पास अपने 2 फ्लैट हैं, राइट, 2 लोन है मेरे पास। इन लोन्स पे मेरे पास मेरे बाकी दोनों लोन जो घर वाले हैं वो ऑन टाइम ईएमआई उनकी जाती है। ऑन टाइम मैं कहूँ मेरे दोनों लोन्स की ईएमआई 10 दिन पहले अकाउंट में पहुंच जाती है, 10 दिन पहले, यस। और ये मेरा पिछले 2016-17 क्या 2014 से रिकॉर्ड है मेरा, क्योंकि 2014 में मैंने फ्लैट लिया था, इसकी बुकिंग मैंने 2012 में करवाई थी। तो उनकी सबकी ईएमआई टाइम पे जाती है, 10 दिन पहले जाती है। अगर इनकेस गवर्नमेंट मेरे इस वीडियो को अगर एज अ प्रूफ मांगे तो मैं शो भी कर सकता हूँ, मेरी ईएमआई 10 दिन पहले जाती है। तो वो सबकी ईएमआई बराबर जा रही है। इसीलिए इस सिविल स्कोर में आप देखिए कि स्पेशली जो इंडिकेट किया गया है वो एसबीआई कार्ड को किया गया है, कि एसबीआई कार्ड की वजह से जो मेरा सिविल स्कोर है वो 662 नंबर्स का है। तो ये धंधे बन रहे हैं मार्केट के अंदर। तो इसलिए प्लीज जब भी कोई क्रेडिट कार्ड लें तो मैं बार बार कह रहा हूं सोच समझ के लें। ऐसी चीजों में भिलक जाएंगे, फ्रूटफुल काम कब करेंगे, क्योंकि कोई सहारा तो है नहीं। जिसने क्रेडिट कार्ड इश्यू किया वो तो निकल गया। तो रिक्वेस्ट टू ऑल, बिफोर टेकिंग क्रेडिट कार्ड चेक ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस। टर्म्स कंडीशन चेक कर लीजिए। चेक इन द सेंस ये नहीं कि आपने पढ़ लिया या सुन लिया, रिकॉर्ड कर लीजिए। जब भी कोई क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, उसकी ऑडियो को। आपको पहले पता होना चाहिए कि मैंने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया, तो उसका एक वेलकम कॉल आएगा मेरे पास। उस वेलकम कॉल को आते ही आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, सो दैट कि उसमें जो भी इंश्योरेंस की बातें कही जा रही है, कार्ड का इतना इंश्योरेंस है, चोरी हो जाने पे, खो जाने पे, फ्रॉड ट्रांजेक्शन है, वो आपके पास सेफ रहे, आपके पास कभी कोई उंगली ना उठा पाए। मेरे पास तो इतने सारे प्रूफ हैं, इसलिए आज मैं सेफ बैठा हुआ हूँ। वरना ये क्रेडिट कार्ड वाले तो घर से उठा के ले जाते हैं, मतलब नहीं बनता मैं आज आपके साथ वीडियो बना रहा होता। मेरा तो कहीं किसी छोटे से चैनल में वीडियो आ रहा होता कि जी ये चोर 50-60 हजार रुपये बैठे खा चुका है क्रेडिट कार्ड का, ये चोर है, दलाल है, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। आप तो जानते ही कैसे न्यूज में दिखाया जाता है। तो ये चीजें हैं। सो एसबीआई कार्ड से आप सावधान रहें। मैं तो यही बोलूंगा, मेरे इस वीडियो के बाद हो सकता है एसबीआई कोई एक्शन लेना चाहे मेरे पे, बट मैं तो यही कहूंगा कि एसबीआई कार्ड को लेके आप बहुत सावधान रहें, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, दिस इज द एग्जांपल फॉर यू। मैं जो आज वीडियो बना रहा हूँ वो आपके लिए एग्जांपल है कि मेरे साथ इतने सारे पिलर्स खड़े हुए हैं प्रॉब्लम्स के। मैं लोन नहीं ले सकता, मेरा मार्केट रेपुटेशन खराब हो गया है। लोगों के सामने जो आज से 4-5 साल पुराने लोग हैं उनके सामने तक इमेज मेरी गई है ना, कह रहे वो तो गया था गोवा में होटल पे मौज मस्ती करके आया और बस पैसे दिए नहीं, खा लिया, बैंक कॉल कर रहा है। तो ये रेपुटेशन मेंटेन हो रही है आपकी एसबीआई के थ्रू। तो ओवरऑल में मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्या कहते हैं, कभी भी कोई क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं तो उस क्रेडिट कार्ड को आप क्या कहते हैं बहुत सोच समझ के ही आप क्या कहते हैं यूज किया। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स और दिखाने वाला हूँ। इस एग्जांपल्स में आपको दिखाऊंगा कि मैंने इसके अगेंस्ट में और क्या क्या किया। स्लिप है ये, स्पीड पोस्ट की स्लिप वही स्लिप है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो पाठक एसोसिएट दिल्ली से मेरे पास लेटर आया था, लीगल लेटर, कि आप इलीगल आपने किया है, आपको मैटर भरना पड़ेगा, अदरवाइज आप क्या कहते हैं फ्रॉडी कहलाएंगे, ये कहलाएंगे, वो कहलाएंगे। तो ये उसके अगेंस्ट में मैंने एक स्पीड पोस्ट उनको जो आंसर किया था, जो मैंने आपको बताया, ये उसकी रिसिप्ट मैंने रखी हुई है। अब आप देखिए ये जो स्क्रीनशॉट पे इसको दिखाया जा रहा है, ये 3 ईमेल आईडी है। ये एसबीआई के नोडल ऑफिसर, सीईओ और न जाने कौन कौन जो इनके सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स होते हैं, ये वो ईमेल आईडीज हैं। जब आप इस तरह के किसी भी केस में फंस जाते हैं तो ये 3 ईमेल आईडी आपको सॉल्यूशन देते हैं, जिसमें से मेन होता है नोडल ऑफिसर। नोडल ऑफिसर को मैंने मेल किया, नो एक्शन, नथिंग, द सिचुएशन इज सेम आज तक वैसे। ये देखिए आप मेल मेरा, ये बेसिकली मैंने इनको मेल किया था तो उस पर उन्होंने मुझे मेल किया है, डियर मिस्टर एस के चौधरी, वार्म ग्रीटिंग्स फॉर द डे, कि आपने ये जो मुझे किया है इसके अगेंस्ट में मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, वट एवर जो भी ट्रांजेक्शन हैं, अब ये ट्रांजेक्शन हुए हैं। मतलब एक पहला ट्रांजेक्शन था 19,000 समथिंग रुपीज का, उन्होंने उसके लिए भी बोला कि नहीं ये तो हमारी लायबिलिटी से बाहर चला गया है। तो सबसे पहला वाला ट्रांजेक्शन था कि हमारे बियॉन्ड हमारे चला गया है, हम इससे आपको कोई सोल्यूशन दे सकते हैं। तो नोडल ऑफिसर को देखिए, ये जो मेल है ये नोडल ऑफिसर को मैंने मेल की थी।
तो कहीं से कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, एक चीज मैं आपको बोलूंगा कि जब मैंने नोडल ऑफिसर को जब ये मेल किया था तो किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मेरे पास फोन आया था। शी वॉज अ लेडी, और उसने मुझसे बहुत कायदे से बात की थी। उसने मुझे बोला कि हमने आपको केस को समझा है और ये काफ़ी हम समझ रहे हैं इस चीज़ को कि ये जो केस है ये एक फ्रॉड केस था जिसमें आपका कोई लेना देना नहीं है, हम इस केस को बहुत जल्दी रिजॉल्व कर देंगे। तो मुझे उस दिन बहुत मतलब अच्छा लगा कि चलो देर हुई बट कुछ अच्छा होने वाला है। बट वो मैडम आज तक तो कभी आई नहीं वापस। वो भी मेरे लिए उन्हीं की तरह थी जो बाकी सब फोन आते थे। हर कस्टमर केयर से रिलेटेड बंदा, हर एसबीआई का बंदा जिससे मेरी बात हुई है वो केवल गोली टिका के और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फोन करने की करके और निकल लेता था। हर बार मेरे पास एक नए बंदे का कॉल आता था। जो मैंने आपको इस वीडियो में बोला है कि 1000 बार मेरे पास कॉल आएंगे, तो 1000 बार जो मेरे पास कॉल आए हैं वो पूरे 1000 बंदों के आए हैं। ऐसा नहीं है कि वो मेरे पास रिपीटेड कॉल्स आए। मैं दिल्ली में इनका एसबीआई का हेड ऑफिस है, वहां पे मैं गया। वहां पे आई थी एक प्रवीण नाम का बंदा था, मैं उससे मिला। उस बंदे ने मुझसे क्या कहते ऑफिस में मिलने पहले तो वो मेरे को बोला कि नहीं नहीं आपसे बाहरी मीटिंग करेंगे। उसको डर लगने लगा कि ये अंदर जाएंगे तो कहीं बवाल ना कर दे, चिल्लाने ना लगे। तो कहता नहीं सर आप बाहर ही हमारे साथ मीटिंग कर लीजिए। बाहर मैंने उससे मीटिंग करी, उसने मुझे पूरा आश्वासन दिया कि हम इस केस को रिजॉल्व कर देंगे और आप जाइए, मैं आपको 2 दिन का मुझे टाइम दे दीजिए, 2 दिन के टाइम के बाद मैं आपको खुद ही कॉल करूंगा। उस बंदे का आज तक कॉल नहीं आया। मेरा दिल्ली जाना भी वेस्टेज चला गया। मैंने उस दिन ऑफिस से छुट्टी ली, स्पेशल दिल्ली गया, पूरी कहानी उसको बताई। उसका भी रिकॉर्ड मेरे पास मेल पे है। अनगिनत रिकॉर्ड है मेरे पास, अनगिनत। यही रीजन है आज तक एसबीआई कार्ड मेरा कुछ नहीं कर पा रहा। और मैं तो ठोक के बोलता हूँ कि एसबीआई, इस वीडियो में मैं एसबीआई कार्ड, क्रेडिट कार्ड को, एसबीआई बैंक को, एसबीआई को हैशटैग करूंगा। एसबीआई अगर कुछ कर सकता है तो कर ले मेरा। मैं तो ठोक के कहता हूँ इस वीडियो में। तो ये पूरी कहानी है जो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मैंने बहुत कुछ झेला है, मैं इस वीडियो में शायद बहुत कुछ बता भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी काफी सारी चीजें जो भूल गया हूँ, जो मैंने झेली हैं, करी हैं। फ्रॉड आए हैं, कॉल्स आए हैं। मैं घर पे आता था, टेंशन रहता था। मेरी वाइफ भी टेंशन रहती थी कि क्या लफड़ा फंस गया, कैसे निपटेगा ये वो। 1-2 बार तो मैंने दिल्ली तीसरी कोर्ट जाने की कोशिश भी की कि वहां जाके केस करूं, इस मैटर को निपटाऊं। फिर मैंने सोचा कि जब मेरी गलती नहीं है तो मैं क्यों करूं। जो मैंने जितनी चीजें कर रखी हैं साइबर क्राइम में कंप्लेंट करने में, बस उतना ही सफिशिएंट है। अब मैं इस केस में आपको पूरा एक कंसल्टेंट बंदे की बात करता हूँ। साइबर क्राइम में जब मैं सेक्टर 6 में कंप्लेंट करने गया तो वहां पर एक पंकज नाम का बंदा है। आई डोंट नो, ही वाज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आई डोंट नो। बट मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से बात करी, ऑफिस में बैठे हुए थे। बट वो क्योंकि किसी यूनिफॉर्म में ऐसा नहीं थे तो आई एम नॉट श्योर कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। उस पंकज नाम के एम्प्लॉय ने इतने कॉन्फिडेंस से मुझे बोला, कहता सर आज के बाद आपके पास कभी भी कोई कॉल आए तो ये लो मेरा मोबाइल नंबर और उस बंदे को कहना कि इनसे बात कर लो। मतलब जो कॉल आए तो वो बंदा पंकज जी को कॉल कर ले। तो उस बंदे ने मुझे वो अपना पर्सनल नंबर दिया। उस दिन से इतना तो जरूर हुआ कि मेरे पास जो नंबर ऑफ कॉल्स थे वो बहुत कम हो गए। आज की डेट की अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में बहुत कम कॉल हो गए। कभी कभी मेरे पास एसबीआई से कॉल आते हैं, बट मेल, एसएमएस और व्हाटएवर जो भी चीजें ये सब लगातार आती रहती है। क्वार्टरली स्टेटमेंट आती है, पैसा बढ़ के अमाउंट, वो 50,000 का अमाउंट आज 90,000 रुपए के आसपास आने लगा मेरे पास क्वालिटी केस में। तो इस पूरे केस में मेरे को केवल साइबर क्राइम के मिस्टर पंकज ने एक वर्बल कम्युनिकेशन दिया था जो मेरे को बहुत बूस्टअप करता है इस पूरे केस में। उन्होंने अपना नंबर मुझे दिया था, आज मेरे पास रखा हुआ उनका नंबर। बस इस पूरे केस में यही चीज थी जो अच्छी थी, जो मुझे पॉजिटिविटी लाती है। अदरवाइज पूरा केस जो था वो पूरा केस मैशअप हो रखा था, कहीं से कोई हेल्प नहीं, कुछ नहीं। सो फाइनली टू ऑल यू गाइस मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले क्रेडिट कार्ड के चक्कर में फंसे ना। अगर आपके पास पैसा है अपने पैसे खर्च करें, किसी से क्रेडिट कार्ड उधार लूट नहीं है। आप अच्छे से बैंक का क्रेडिट कार्ड रखिए। हालांकि एसबीआई भी अच्छा बैंक है, बट अच्छा इन द सेंस कि आप उसको पहले बार जज करिए। आपका कोई दोस्त भी रखता हो क्रेडिट कार्ड, फ्रॉड, उसकी एक मार्केट कंपेरिजन निकाल लिए नेट से कि फ्रॉड ट्रांजेक्शन कितने होते हैं इस बैंक से। इस तरीके का कोई डेटा नेट पे होता है तो उसके बाद ही उस कंपनी का कार्ड लीजिए। और सबसे बड़ी बात कि आप कार्ड लेते हो उसका बैकअप देखें कि अगर ये फ्रॉड ट्रांजेक्शन होता है इस केसेस में या गिर जाता है, खो जाता है, तो आप उसकी रिकवरी कैसे ले सकते हैं। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्रेडिट कार्ड को बाय करने से पहले। सो थैंक यू गाइस, आज के मेरे इस वीडियो में इतना ही था। और ये वीडियो टोटली एसबीआई कार्ड पे है और इस वीडियो में मैं एसबीआई कार्ड को हैशटैग भी करने वाला हूँ। और इस मेरी वीडियो में आपसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो आप लोगों के, वो मुझे प्लीज़ क्वेश्चन बॉक्स में ड्रॉप कर लीजिए।
और आगे से मैंने सोचा है कि इस वीडियो के थ्रू और आने वाली वीडियो के थ्रू मैं इस चैनल को, अपने चैनल में इस तरीके की वीडियो होते हैं जो लोगों के साथ फ्रॉड होते हैं, चाहे वो पेटीएम से हो, चाहे बैंक से हो, चाहे क्रेडिट कार्ड से हो, तो अब मैं इस तरीके की वीडियो डाला करूंगा सो दैट कि लोगों को हेल्प मिले। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये नहीं बोलता कि और लोगों की तरह कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब इसलिए कर ली क्योंकि मैं आपको ये चीज़ दे रहा हूँ, वो चीज़ दे रहा हूँ, आप आगे आने वाली चीज़ ये सीखेंगे, वो सीखेंगे। ये जो चीज़ है, पैसा, मनी जो होता है वो आपकी लाइफ से रिलेटेड होता है। मनी नहीं तो नाउ यू आर ऑन द रोड, आप सड़क पे होंगे। तो इस, आप चाहे किसी और तरीके की वीडियोस को सब्सक्राइब करें या ना करें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें या ना करें, बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जो मनी रिलेटेड जो ऑनलाइन चीज़ें चल रही हैं, यूट्यूब पे चैनल चल रहे हैं, उनको तो आपको सब्सक्राइब करना ही करना चाहिए, क्योंकि ये आपको फ्रॉड से बचाते हैं, ये आपको सेफ रखते हैं ऐसी चीज़ों से। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट कि मेरी आने वाली वीडियोस से आप लोग सुरक्षित रहें, सेफ रहें, सावधान रहें। थैंक यू सो मच, गुड बाय।